गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, मार्केटिंग अपने आप में मैनेजमेंट में पूरा एक सब्जेक्ट डोमेन है। मतलब एमबीए मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन में फिर फर्दर डोमेन है। मतलब आप एडवर्टीजमेंट में स्पेशलाइजेशन में लेना है तो अलग है, सेल्स प्रमोशन में लेना है तो वो अलग है। मार्केटिंग पूरी एक ऐसा इकलौता चैप्टर है जिसमें मोर देन 78 कांसेप्ट्स हैं, सबसे लंबा। नॉर्मल रेगुलर बैच में करने में मुझे 3 से 5 क्लास लगती है और यहाँ सर कह रहे हैं 1 या 2 में खत्म कर। तो ये समझ लो जितने में हमने ये 5 किए हैं उतने में शायद सिर्फ मार्केटिंग हो पाएगा, शायद। लेट्स सी अभी कितना बन के आता है। हाँ जी, आज क्या प्लान है करने का? ढूंढो तो सही। ये अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। एक तो ये जो बॉक्स में दी, रिव्यू प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग भी कर सकते हैं। हाँ जी सर, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट फ्लो पेपर और कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। फाइनेंस में फाइनेंस का काम हो रहा है, मार्केटिंग में मार्केटिंग का काम हो रहा है, प्रोडक्शन में प्रोडक्शन का काम हो रहा है, एचआर में एचआर का काम हो रहा है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स, क्योंकि सब काम तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अटेन कर रहे हैं। अगर ये सब एफिशिएंटली इफेक्टिवली काम करेंगे तभी रेवेन्यू आएगा, तभी प्रॉफिट होगा। ये सारे नंबर्स में आएंगे ना, तब समझ आएगा। तुमने रट्टे मार रखे हैं तभी तो मैंने सारी, देखो अब मैंने क्या कहा, पीछे चले जाओगे सब सारी बात हो रखी है। कोऑर्डिनेशन की बात है, यूनिटी ऑफ एक्शन। अब सपोज करो तुम मूड बना के बैठो कि नहीं मेरे को रिंग सेरेमनी और अपना लेडी संगीत और शादी भी एक ही दिन करनी है, और लड़की वाले बोल रहे नहीं कुछ 4 दिन में प्रोग्राम करना है। इंटीग्रेशन हुआ, यूनिटी ऑफ एक्शन हुआ। ये यूनिटी ऑफ एक्शन की बात है कि सब मिलके एक साथ डिसीजन। इंटीग्रेशन का मतलब है वो अपना फंक्शन करें, तुम अपना करो, तुम बोलो नहीं कॉमन करते। इंटीग्रेशन हो गई है, सब एक साथ करेंगे तो इंटीग्रेट करेगा। यूनिटी का मतलब है आप फंक्शंस कॉमन, जो आपके मतलब रिंग सेरेमनी, लेडी संगीत और जो जो तुम्हारे रिचुअल्स हैं वो तुम अपने अपने तरीके से, अपने अपनी बॉय ग्रूम अपनी जगह, ब्राइड अपनी जगह। इंटीग्रेशन का मतलब है वो दोनों मिलके एक साथ ही एक ही जगह पे कॉमन कर रहे हैं, जो आजकल होता है। उसमें शेयरिंग ऑफ कॉस्ट हो जाता है, एक ही रिजॉर्ट बुक होगा। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है? एग्जाम्पल बताओ ना भाई। इसको छोड़ देना यार। टीपी में कभी राजधानी वाले रेस्टोरेंट में खाना खाया? राजीव चौक पे क्या देते हैं वो एक थाली देते हैं। उसमें राजस्थानी भी है, मारवाड़ी भी है, गुजराती भी है। दैट इज यूनिटी ऑफ एक्शन। सब कुछ मिलेगा खाना खाने के लिए, सब कुछ। छाछ भी मिलेगी, आमरस भी मिलेगा, जलजीरा भी मिलेगा, गुलाब जामुन भी मिलेगा, गाजर पाक भी है, और वो मोहन ताल भी है उनका जो टिपिकल गुजराती है। आपको ढोकला भी मिलेगा, खांडवी भी, बाटी चोखा भी मिलेगा, बाटी चूरमा भी मिलेगा, लहसुन की चटनी भी, हरी चटनी भी। सब चीज मिलके आ गई ना, यूनिटी हो गई। इंटीग्रेट करने, मैथ से लो ना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? सबको जोड़ना। यूनिटी का मतलब है सबको इकट्ठा लाना। इंटीग्रेशन का मतलब है कि आपने ये वाओ मोमोज पे वो जो तिब्बतियन इनका बाउल होता है, या टिपिकल आप ये थाई या मलेशियन फूड लो, थाई का जो बाउल होता है उसमें राइस भी होगा, नूडल्स भी होंगे, वेजिटेबल्स भी होगा, सूप भी होगा, सब एक चीज में होगा। दैट इज इंटीग्रेशन। बिरयानी, उसमें सब्जी भी है, नॉन वेज भी है, चावल भी है, मसाले भी हैं, सब कुछ है। साथ में सिर्फ चटनी चाहिए या थोड़ा सा सालन, थोड़ा सा टमाटर का बेस दे देते हैं, अदरवाइज प्लेन खा लो। यूनिटी एंड इंटीग्रेशन। अब इसको नंबर्स में लेके चल रहे हो इंटीग्रेशन में, तो वही वाली बात है कि प्रोडक्शन वाले बना रहे हैं 12 लाख यूनिट, मार्केटिंग वाले लेके रहे 20 लाख यूनिट का ऑर्डर, फाइनेंस वालों ने 24 लाख का किया हुआ है, एचआर वाले 8 का करके बैठे। इंटीग्रेशन नहीं हुई ना, सब अलग अलग काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अटेन ही नहीं। सिंपल सी बात भैया। अब आप यहाँ प्लान करके बैठे हो कि मेरे को बिजनेस स्टडीज 5 दिन में खत्म करना है, विवेक सर कह रहे हैं 10 दिन में, मैं लेके बैठा नहीं 1 महीने में करना है, तो डिससेटिस्फैक्शन आ जाएगी ना। काम होगा ही नहीं। काम होगा लेकिन जिस लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है उससे बहुत
आपके लिए बहुत लो हो जाएगा और मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो मिसमैच ऑफ एक्सपेक्टेशंस आ जाएगा ना वहाँ पे। जी कोई और डाउट? फिर क्यों भी पढ़ाई नहीं करी क्या? तो प्लानिंग की लिमिटेशंस पढ़ ली आप सबने? कोई डाउट किसी भी पॉइंट पे? लेकिन बहुत बोरिंग है पूनम गांधी, मतलब ऑलमोस्ट सेम है, बस जो फालतू के एग्जांपल है समझाने के लिए उसमें डाली, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा। एनसीईआरटी देखो, कई बार भी जब आप कुछ ऐसा कंक्रीट नॉलेज पढ़ोगे ना, पहली टाइम वो तुम्हें बोरिंग लगे, क्योंकि मेरे को तो एक साल में इतनी बारी वो मतलब कई पढ़ाने की बात नहीं, मतलब कई जगह हम टीचर्स के ट्रेनर वर्कशॉप्स करते हैं, तो वहाँ कई बार टीचर्स अड़ जाते हैं। जैसे स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म है, एक बार भिड़ गए बहुत सारे, अब मुझे उनको पेज नंबर और वो पैरा व्हाट्सएप करके अंडरलाइन हाईलाइट करके दिखाना पड़ा। मैं ये देखो एनसीईआरटी में लिखा तीन डायमेंशन है, फर्स्ट थिंग इज इट इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अरे सर हमने तो पढ़ा ही, ये टीचर्स के जवाब थे, तुम्हारे नहीं, टीचर्स के तुम्हारे। डू नॉट नेम कौन से स्कूल का कौन सा टीचर, मुझे वही सुभाष देवी नहीं यार, एक्चुअली पता है क्या, हर टीचर ने एक अपना स्ट्रक्चर या फॉर्मेट बनाया, फिर जिस भी स्कूल के साथ जिस ऑथर की वर्किंग है वो उनको उनके अपने टेम्पलेट्स दे देते हैं, तो टीचर के दिमाग में वो है। मेरे लिए क्या, मैं तो बीएसटी, अब तुम्हारे साथ ये बात कर रहा हूँ, रात की बात करूँ तो तुम्हारे दिमाग के तोते खुल जाएंगे, और सुबह जो करके आ रहा हूँ तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, मतलब रात, बिकॉज बीइंग एज अ कंसल्टेंट, रात को एक मेरे कनाडा और दुबई बेस्ड क्लाइंट्स हैं, उनसे बात हो रही थी, रैंडमली उन्होंने कोई प्रोजेक्ट उठाया ट्रेनिंग का, मुझे उस 2 घंटे में उनको ट्रेनर भी अरेंज करके देना पड़ा, कंपनी भी, मतलब एक बंदा कनाडा से बैठा था, एक दुबई से, एक तुम्हारा मुंबई से, मैं यहाँ से, एक गुड़गांव से, एक सिंगापुर से, वो 2 घंटे के अंदर ही सब मैनेज करना पड़ा। अब ये कोऑर्डिनेशन भी है, ऑर्गेनाइजिंग भी है और प्लानिंग भी था, मतलब जितनी देर में उनकी वो मीटिंग चल रही थी उतनी देर में मुझे कॉल करके वो रिसोर्स पर्सन लाके उनको कन्विंस करके बता के लाना भी पड़ा। अब तुम कहते हो यार ये बीएसटी बोरिंग है, मेरे तो दिमाग में ये चलती है बैकग्राउंड में, हाँ ये है, इसको खट ऐसे अप्लाई करो। उन्होंने, मतलब जो एक और, मतलब 2 लेडीज थी, ऑलमोस्ट हम रात को 8:30 8:15 की बात है, मतलब दे वर अबाउट टू मूव आउट फ्रॉम देयर ऑफिस, यूएस दुबई वाले, उन्होंने यही चीज अप्रिशिएट करी कि मैम आप हमारे बोलने पे 15 मिनट में ही आ गए मीटिंग में, नहीं तो बहुत लोग होते हैं अभी सोचेंगे, लेट मी थिंक, बताएंगे, मतलब उतनी देर में उन्होंने वहाँ फॉर्मलाइज, हम नेक्स्ट स्टेज पे ले गए कि एग्रीमेंट साइन कर दो, मे बी टुडे तो नहीं, आज तो मैं पूरा दिन बिजी हूँ, कल या परसों में साइन भी हो जाएगा, तो इसलिए कल या परसों एक दिन चाहे छुट्टी मारने वाला हूँ, हैदराबाद या बॉम्बे जाना पड़ेगा, सीधी सीधी सी बात। तो पॉइंट ये, जिस चीज को तुम बोरिंग कर रहे हो ना, अभी तुम उसको कर रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव यार पेपर में नंबर आना चाहिए। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव को चेंज कर दो कि ये चीजों को मेरे को मेरे लाइफ में अप्लाई कर, दिस सब्जेक्ट विल स्टे विद यू थ्रू आउट योर लाइफ एंड यू विल रिमेंबर दीज डेज, ट्रस्ट मी ऑन। देखो मैथ्स के कुछ प्योर प्रिंसिपल्स डायरेक्टली नहीं अप्लाई करोगे, हालांकि मैथ्स भी हर जगह हर वक्त अप्लाई होता है, बीएसटी इज मोर अबाउट प्रैक्टिकल साइंस। आप नेम अ थिंग जहां बीएसटी का कोई चीज ना लगता हो। अब सिर्फ फर्क वही है कि एनसीईआरटी को इस वक्त तुम अपने आप से पढ़ रहे हो, तो ये सेल्फ इनिशिएटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप नहीं चाहोगे आपको कोई नहीं बदल सकता। मैं 10 बार ही कह दूं तुम नहीं पढ़ोगे, लेकिन जब सेल्फ विलिंगनेस आएगी और उसको तुम अपने ऑब्जेक्टिव से रिलेट करोगे, इट विल बिकम वेरी मीनिंगफुल फॉर बिना सुरभि। कोई डाउट बच्चा? नो सर। ग्लोबल कंपनीज भी हैं, एमएनसी भी है, ट्रांसनेशनल कंपनी भी है। ये भी लास्ट में बात करूं, ये क्लास 11th की बीएसटी में तुम्हारे 12th में भी दिया हुआ है, 11th में भी दिया हुआ है, यहीं से क्वेश्चन उठ के आएंगे, क्योंकि अब जब आप एक बार पढ़ लोगे, सी एक हफ्ता बहुत होता है बीएसटी करने। हाँ। मैंने तो 3 हाँ वही बोल रहा हूँ, 3-4 दिन में भी होता है, अगर आप 6-8 घंटे लगाओगे तो विद इन 3 to 4 days में भी हो जाएगा, बट बेटर है कि आप उसको स्प्रेड करके 2-3 घंटे स्प्रेड आउट में करोगे तो वो रिटेंशन बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, ऐसे है मैडम, इतनी जल्दी अगर मैं बता दूंगा तो फिर मेरे होने का फायदा क्या होगा? मैं आंसर दूंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा क्या वो ढूंढो, वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा। सी ये मैडम कहती है मार्केटिंग मुझे अच्छे से आता है, तो मैंने मैम से पूछा कि व्हाट इज नीश मार्केटिंग, इसका एग्जांपल बता दो तो भी आंसर समझ में आ जाएगा।
पास कुछ लिमिटेड लोगों के लिए जो मैंने भी यही कहा था। लिमिटेड नहीं, तो वहां माय क्वेश्चन विल बी, ये नीश का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ नीश। लिमिटेड रेस्ट्रिक्टेड अलग है, वो नीश नहीं है। नीश का मीनिंग है स्पेसिफिक। नीश इज निशु's वाइफ है ना, रट्टा मार लो और क्या। सी, आप ये कुछ भी पुराने मंदिर या महल में जाओगे, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो महल की जो आपकी वॉल होता है, वॉल के बीच में कुछ ऐसी सी जगह होती है, हिंदी में इसका वर्ड होता है आला, जहाँ पे मोमबत्ती या दिया या लैंप रखा जाता है, जिससे पूरा रूम में लाइट हो जाता है। This is English में niche, and there is niche market, which is a very small customer, but which is a very unique product, kind of a monopoly product which nobody else is providing. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अपने आप में ये पूरा एक डोमेन है कि आप अपने आप को नीश कैसे क्रिएट करोगे मार्केट में। Because it is very easier to be said, but it is very difficult. जैसे बीएसटी में मैं बात करूं, रेडीमेड में सब अकाउंट टीचर्स के लिए मैंडेटरी था कि आप लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ाओ। अभी मैं कल अचल से वही बात कर रहा था, लास्ट ईयर मेरे पास ऑलमोस्ट 19 सेंटर्स रेडीमेड के वो वापस थे जो मेरे पास 2000 बिफोर इट क्लोज डाउन, तो वो मेरे पास थे। होता क्या था, बहुत लोग शुरू करते थे, वो पीपीटी चल जाती थी, दिखाऊंगा मैं तुम्हारे वो पीपीटीज। उनके पीछे एक रीजन है, क्योंकि वो मैंने और कुछ 3-4 लोगों ने हमने कंटेंट डेवलप किया। देयर इज अ स्ट्रक्चर। पढ़ाने को तो बुक एनसीईआरटी बुक तो सेम है, सारे टीचर सेम है, वही लोग बोलते हैं अरे एनसीईआरटी बोरिंग है यार मत पढ़ो। बट यही एनसीईआरटी में तुम्हारे को, अभी मैंने सर से परमिशन लिया है, एक दिन तुम्हारा पूरा डेट विद बीएसटी करूंगा, 4-6 घंटे तुम्हें यही एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, और देखना तुम्हें इंटरेस्ट ना आए तो मुझे बता। That is your unique way of put. अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से बेस्ट कोई नहीं पढ़ा सकता, there are a lot more teachers maybe much better than me, but I know what my uniqueness is, how I can relate it with practical examples. That is purely what is my experience in the industry and corporate. अब जैसे तुमसे बोलूं कि बिजनेस, इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये कल 11th वालों को कराया। चलो नीश मार्केट समझ आ गया? नीश मार्केट का एग्जांपल बताओ जरा। अरे एग्जांपल चाहिए। कैसे? जो ब्रांडेड टी-शर्ट्स और जो पेंटिंग्स होती है, अब सेलिंग और मार्केटिंग में भी धोखा खा रहे हो। सेलिंग में बायर और सेलर होता है, बायर सेलर को प्रोडक्ट, सेलर बायर को एक प्रोडक्ट देके पैसा लेके बात करना। मार्केटिंग नीड नॉट हैव सेल्स, तो मार्केटिंग इज अ वाइडर टर्म, सेल्स, सेलिंग और सेल्स इज अ नैरो टर्म। मार्केटिंग इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, जैसे मर्केंडाइज, मर्केंडाइजर। व्हाट इज मर्केंडाइजर? हाँ मैडम बताओ। देखा नहीं है एनसीईआरटी में लिखा है, बता देखो मार्केटिंग आती है ना, बता कोई। मर्केंडाइज भी है, मर्केंडाइजर भी है, मर्केंट वर्ड होता है, मर्चेंट नहीं होता, वो हिंदी में होता है, मर्चेंट नेवी। इट इज मर्केंटाइल लॉ। अभी बीबीए या बीकॉम सेकंड ईयर में आएगा तुम्हारे पास। मर्केंटाइल लॉ, इनकम टैक्स लॉ, कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉज, अलाइड लॉज, लेबर लॉज। चैप्टर 3 में दिखा रहा हूँ, डायमेंशन, लीगल में कैसे कैसे नाम देख सकते हैं। हाँ मैडम मर्केंटाइजर आता है मार्केटिंग से, पूछो। अभी तो 3 सवाल पूछे, क्या मतलब? हाँ तो सेलिंग नहीं होता होगा। कैसी सेलिंग? किसको और किसकी और कैसी प्रोडक्ट? एडवर्टाइजर है, वो कॉपीराइटर होता है। कंपनी के मारो तुमने, मारो। मैंने पूछा मर्केंडाइजर क्या है, मैंने मर्केंडाइज नहीं पूछा ना, मर्केंट पूछा है। ज्यादा डिफरेंस है, एक हिंट दे सकते हो। भाई अगर तुम्हें पता है कि वो ये मार्केट में है तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। तुम अभी उस मार्केट तक ही नहीं पहुंचे जिसकी हम बात कर रहे हैं। सुरभि, एनी आइडिया हु इज अ मर्केंडाइजर? दिव्या ने पूछा था ये सवाल मैंने पूछा, दिव्या ने कॉन्फिडेंस बताया था कि मुझे मार्केटिंग मैनेजमेंट आता है, बस तुम सारे गए तो दिव्या को पकड़ के पीट लेना। हाँ जी सुरभि। Sir, anyone who sells goods or services is a merchandiser. Merchandiser sells goods. वो मर्केंट होता है, मर्केंडाइजर नेवर सेल्स गुड्स एक्चुअली। कौन से गुड्स किस मार्केट में? जो कंपनी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है उसको प्रमोट। एक मैन्युफैक्चरर है, कंपनी मार्केटिंग है, इसमें मर्केंडाइजर कहाँ काम करता है? अगर सर एक
कंपनी है उससे जैसे सपोज टी-शर्ट हाँ वो उनकी मर्चेंडाइज है और जो उसे प्रमोट कर रहे हैं सपोज किसी वो तो सोशल इन्फ्लुएंसर होता है उसके लिए आज की डेट में वर्ड, क्योंकि तुम उस मार्केट को ही नहीं पकड़ रहे हो, रट्टे मारे हुए हैं, इसीलिए घूमे जाओ, घूमते रहो, मैं घुमाता रहूं। सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, शुरू में मार्केटिंग के पहले 2 पेज में लिखा हुआ है, दिखा देता हूं। नहीं, वो तुम लोग थे नहीं ना, खाली बैठे टाइम पास बोला था तो ये बेचारी फंस गई। अब मैं क्या करूं, ये देखो मैं वर्ड दिखाता हूँ तुम्हारे को। सी ये व्हाट इज मार्केटिंग, अभी मैं ना सिर्फ सेल्स और मेरी पूरी एक क्लास सिर्फ सेल्स और मार्केटिंग समझाने में जाती है, क्योंकि तुम्हें वो कंफ्यूजन ही नहीं समझ में आता। सेलिंग कैन एनीवन कैन डू इट, वैसी अनपढ़ आदमी भी बेच सकता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सबसे बढ़िया मार्केटिंग मैनेजर कौन सा होता है, या सबसे बढ़िया मार्केटिंग मैनेजर कौन से को जानते हो आप? एग्जांपल बता दो। जो अपने आप को बहुत गजब का मार्केटिंग कर रहा है। सर तो है ही, सर की तो मार्केटिंग मेरे को तो कुछ मर्जी से मैं बेच जाऊंगा। मुझे भैया आप खुद जिस दिन आप 24 घंटे के थे इस दुनिया में, इस अर्थ के ऊपर, एक न्यूबॉर्न बेबी को देखो, अगर उसको फीड चाहिए तो वो अलग तरीके से रोएगा, उसको अगर पानी पीना है वो अलग तरीके से रोएगा, और वो अगर एक्सक्रीट कर रहा है तो एक अलग तरीके से रोएगा, और अगर आप उससे बात नहीं कर रहे हो, अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो भी वो अलग तरीके से रोएगा। See, I'll give you a very proof on to it. शायद तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, बाकी अपनी मम्मी से जाके पूछ लेना कि तुमने पहले 1 हफ्ते में क्या मस्ती मारी थी, ठीक है? I can show you something. ये मेरा भांजा है, अभी 1 महीने का भी नहीं हुआ, 1 महीने से ऊपर होगा, इनफैक्ट 24 मई को born है, ठीक है? ये 2 घंटे का है जब ये मेरी गोदी में था। हाँ ठीक है। एंड जब डॉक्टर इसको चेक करने आया पेडिट्रिशियन, तो नर्स वगैरह ने बोला कि मतलब हैज ही पास द फर्स्ट यूरिन, मैंने बोला हाँ। नर्स मेरे को यूं घूर के देख रही, कह रही ऐसे कैसे बोल दिया सर आपने, अभी उसका डायपर वाइपर खोला नहीं। मैंने कहा उसने कर दिया यूरिन, अरे ऐसे कैसे? अब छोटा बच्चा या तो रोएगा, या अगर वो नहीं रो रहा तो उसका मुंह गोल हो जाता है जब भी वो सुसु पड़ेगा। तो इसका मुंह जब गोल हुआ तो मुझे समझ में आ गया इसने कर लिया सुसु। तो फिर आपको बहुत एक्सपीरियंस में कहा है, तो पता है कि मेरे को मेरे फर्स्ट ऑल इंडिया सेल्स मैनेजर ने ये बात सिखाई थी। छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी अपनी माँ को या आसपास वाले को बता देता है मुझे क्या चाहिए। मार्केटिंग है, मार्केटिंग डज नॉट इन्वॉल्व सेलिंग, इट इज अबाउट इन्फॉर्मिंग द पोटेंशियल कस्टमर अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और द डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट। एक्चुअल कस्टमर, कंज्यूमर, यूजर, पोटेंशियल कस्टमर में बहुत डिफरेंस होता है। इस पे भी बहुत गंदे वाले केस स्टडी आते हैं हमारे सीपीएससी के। एक्चुअल कस्टमर तो ये है कि ये सपोज आपके पास प्रोडक्ट है, आपने बाय किया, इसके बारे में मैंने बताया भैया ये प्लास्टिक की बॉटल है, बायो फ्रेंडली है, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। पोटेंशियल कस्टमर इज जो काम आप मॉल के अंदर जाके विंडो शॉपिंग करते हो या सिंपल रेट लेके आ जाते हो वेबसाइट के ऊपर। You may buy or you may not buy the product in the future. Every potential customer will become consumer is not necessary. So it is about quantity demanded and actual demand in the market economics में वहाँ relate होता है। ठीक है, तो अब ये देखो, some people believe marketing is as shopping, but there are other people who confuse marketing and selling, but marketing is merchandising, designing a product. So in fact, marketing is a very wider term. इसमें logistics है, warehousing है, product designing है, product planning है, product promotion है, advertising है, selling है, merchandising। हाँ क्या आ गया? He is responsible for everything that happens to product from the moment it is delivered to the store to the moment a shopper picks it up from the shelf. अभी भी तुम असली मार्केट में नहीं पहुंचे हो जहां जनरली मर्केंडाइजर्स होते हैं। ये पर्टिकुलरली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट में जितने एक्सपोर्टर्स होते हैं वो मर्केंडाइजर्स को हायर करते हैं कि वो मैन्युफैक्चरर की प्रोडक्ट से सैंपल लेके एक्सपोर्टर से अप्रूव करवाते हैं, जो फिर कस्टमर ऑर्डर देगा तो उस तरीके से वो सारा अवेलेबल करेंगे। They're not actually involved in the selling process.
मैंने क्या कहा था, डाउट पूछोगे तो अपनी शादी की बात याद रखना। पुराने जमाने में तुम्हारी शादी गांव में कैसे होती थी? नहीं पता, तभी तो पूछ रहे हो, तभी तो मैं भी यहाँ बैठा हूँ। हाँ, किसी को आइडिया? हाँ जी। या आज भी गांव में शादी में एक पर्टिकुलर पर्सन, नाई, जो बार्बर होता है ना, पुराने टाइम में, बहुत पुराने टाइम की बात करें तो, मतलब इवन बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो चैप्टर 2 में हमने बात करी, एवरी विलेज यूज्ड टू हैव देयर ओन टेलर। उनका अपना नाई होता था, अपना एक कॉबलर या मोची होता था, उनका एक अपना भड़भूजा होता था, एक अपना बेकर होता था। भड़भूजा इज बेसिकली जहां वो ये आपको रोस्टिंग करके देता है, चने वने भून के दिया करता था, बेकिंग करके, मतलब इंडियन बेकर को हम भड़भूजा कहते हैं बेसिकली। आज भी देखोगे तो कई गांवों में, कुछ शहरों में अभी भी कुछ है, अभी लिमिटेड शॉप। पुराने टाइम में पंडित शादी करवाता था, लेकिन रिश्ते के बारे में पहली बात नाई लेके जाता है। आज भी बहुत सारे गांव में नाई का शादी में होना, या पहला जो नेग या एक रिचुअल होता है, वो नाई से करवाया जाता है। बिचौलिया अलग है, नाई का एक पर्टिकुलर रोल है, वो कुछ रिचुअल्स नाई ही करता है आज भी। मतलब मेरे जीजू इज फ्रॉम अ विलेज, मतलब पुराने टाइम में पहले वो भाई, वो बता, मतलब जो पहली बात कहता है ना रिश्ते की, वो नाई के थ्रू होता है। तभी बोलते हैं ना, नाई से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इधर की उधर करता है। अब बात समझ में आई कुछ? क्या? तो वो मदद करता है कि हाँ, वो हेल्प करता है एक मैरिज का रिलेशनशिप को फॉर्मलाइज करने के लिए, फॉर्मलाइजेशन काम करने के लिए फिर वो पंडित होता है। अब मालूम है, जो पंडित शादी कराता है वो लास्ट राइट्स नहीं कराता, वो अलग होते हैं, वो अलग होते हैं। आई डोंट नो, ये हमारे कस्टम्स हैं, एज ओल्ड। स्पेशलाइजेशन प्रिंसिपल है तुम्हारा, टेलर की बात। लोग मरेंगे नहीं, मतलब शादियों के ज्यादा लोग मरते हैं। नहीं, नेगेटिव it is a positive instance. We see it as a negative, but it is a journey into the eternal world. It's an ongoing process. फैमिली के लिए तो देखने का नजरिया है बेटा। फैमिली के हिसाब से देखो, इसमें मैं सिर्फ अनुपम खेर को कोट करता हूँ। दो इंस्टांस है यहाँ पे, इनफैक्ट तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं ना। मैं नॉर्मली उनको बहुत सारी वर्कशॉप्स में मेजर बच्चों के साथ शेयर करता हूँ। अनुपम खेर के डैड वाज अ गवर्नमेंट क्लर्क, वर्कड इन शिमला। आज भी आप शिमला के ऊपर मॉल रोड पे जाओगे तो वहाँ कुछ बहुत फेमस बेकरीज हैं। जो बेस्ट पेस्ट्रीज आपको वहाँ मिलती हैं, वो दिल्ली में भी नहीं मिलती। पीछे मैंने वेंगर्स भी खाई, बिल्कुल बेकार हो चुकी है आज की डेट में। सीपी की वन ऑफ द ओल्डेस्ट बेकरी है दिल्ली की। तो इनके घर का ट्रेडिशन था, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में ना नॉर्मली आपको लास्ट डेट ऑफ द मंथ पे सैलरी आ जाती है। कॉर्पोरेट में आपको 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ पे मिलेगा, गवर्नमेंट में प्रीवियस मंथ के लास्ट डे पे या 28, 29 या 29, 30th को सैलरी आ जाती है। ठीक है, तो हिज डैड वाज अ क्लर्क। तो नॉर्मली इनके घर का एक रूटीन था कि जब भी पापा की सैलरी आती थी तो वो महीने में एक दिन या वहां मॉल रोड पे जाते थे, और जिसको जो पसंद हो पापा बोलते थे खा लो। तो कह रहा एक दिन पापा घर जल्दी आए, मैं बैठा था और मुझे लेके मॉल रोड पे चले गए, और मेरे को लगा आज क्यों लेके जा रहे हैं, और मतलब अभी तो 30th या मंथ एंड भी नहीं है। कह रहे वहां गए और मुझे बोला कि जो खाना मंगाओ। कह रहा जब मैंने वो खत्म कर लिया, फिनिश कर लिया सब, then he said I have a news to share with you। क्योंकि ये उन दिनों की जमाने की बात है, मतलब जैसे हमारा भी ग्रेजुएशन का रिजल्ट ना न्यूज़पेपर में आता था। ये मेरे से, मतलब जब मैं पैदा नहीं हूँ तब की बात है, 68 से भी पहले की बात है। तो कह रहे आज तुम्हारा ना रिजल्ट आया है एंड 10th में यू हैव फेल्ड। मुझे बुरा नहीं लग रहा। बात ये है कि अपने फेलियर से सीखो कि तुमने क्या गलत किया है जो तुम पीछे रहे थे, एंड सेलिब्रेट योर फेलियर। जब इनके डैड मरे तो अभी आई थिंक 2015-16 के आसपास की बात है, मेरे पास वो कटिंग भी रखा हुआ है उनका। His dad made a point to him कि मेरे मरने के बाद लोग जैसे वो शांति पाठ या 13वीं मेरनी करते हैं, तुम वो सब करना, लेकिन वहां कोई रोएगा नहीं मेरी डेथ। You know what he did on his dad's death 10th day or 11th day? क्या किया होगा इन्होंने, सोचो जरा। He launched a rock band in Mumbai on his dad's 11th birthday. So it is about celebrating life. Life is there that you are alive. If we are not alive, what is the purpose of celebrating life? इसके बाद क्या होता है ना, मुझे पता है ना तुम्हें पता, कोई बता ही नहीं सकता। It is a journey, a flow of life. When it is flowing, be happy with it.
बहुत लोग इसको बोलते हैं एंड है, इट इज नॉट एन एंड। अगर आप गीता या महाभारत को लेके चलो, जो हमारा सोल है या आत्मा है, इट इज इन्फिनाइट। It can neither be born, it can neither be created, no fire can burn it, no weapon can destroy it. It's an ongoing process. Because जिसको आप death मान रहे हो, that is the beginning of the journey in forward in life, the eternal world. So what is the reason to cry? क्या दुख होता है, आपका एक beloved गया, I don't deny that part. But उसमें मैंने बहुत सारे कुछ अभी भी पीछे, मतलब मेरे वाइफ के चाचा जी थे, वो बिकॉज ऑफ कोविड डेथ हुआ 3 महीने पहले, तो वहां पे भी एक प्रीचर थे, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, कह रहे आर्य समाज के, देखो ये जो अपने आत्मा गई है, तुम यहाँ रो के उसको दुख दे रहे हो, क्योंकि वो गलत थी कि उसके लिए रो रहे हो, और उन्होंने अगर अच्छे काम किए तो तुम रो क्यों रहे हो? एक लाइन में सारी बात आ जाती है। सी बहुत फैक्चुअल बात है। बात वो है कि जब आपने अपने किसी नजदीकी को खोया होगा ना, तो आपको पता लगेगा। अब उसमें बात वही है ना कि थोड़े टाइम या कुछ टाइम वो दुख जताना जरूरी कि वो इमोशंस आउट हो जाए, बट अब आप महीने तक रोते रहोगे हाय वो मर गया, हाय वो मर गया, और रोते रहो दिखावे के लिए, वो गलत, वो गलत। पॉइंट इज दिस, दैट्स द आइडिया। ठीक है, मर्केंडाइजर पे अगर हम वापस आए, एक्सपोर्ट हाउसेस में ये मर्केंडाइजर्स होते हैं। तो ये बेसिकली एक्सपोर्ट हाउस इनको ये बताता है कि हमारे पास क्लाइंट का ये रिक्वायरमेंट है, कैन यू प्रोवाइड टू अस। फिर वो मार्केट में सर्वे करते हैं वो प्रोडक्ट्स को या वो फैब्रिक को पर्टिकुलरली, उसके अकॉर्डिंग सैम्पलिंग करके देते हैं। फिर अगर वो क्लाइंट से अप्रूव हो जाए, फिर वो ऑर्डर आएगा, फिर इनवॉइस आएगा, फिर बाकी प्रोसेस। दे आर नॉट एक्चुअली इन्वॉल्वड इन द सेलिंग प्रोसेस। बात ही नहीं समझ रहे। अब वही तो बात बताई, अब ये नाई ने क्या करना है, वो रिश्ता बता के खत्म उसका रो, शादी होना और करना वो अलग है। मर्केंडाइजर यहाँ पे एक पर्टिकुलर लाइक व्हाट ही आउट इन डेफिनेशन। अब जैसे जो आपके बड़े स्टोर्स हैं, उनको पता है कि मार्केट में ये चीज का डिमांड है, तो वो अपने सप्लायर को बोलेंगे भैया मेरे को ये चाहिए, वो मर्केंडाइजर को बोलेगा ये मेरे को कहाँ से लाके दे रहे हो, वो सैम्पलिंग करवाएगा। अगर वो सैंपल अप्रूव होंगे तब उनका ऑर्डर आएगा, फिर वो अपने आप काम करेंगे। That's the whole process. Correct. Selling और मार्केटिंग दोनों में डिफरेंस समझ में आया? किसी को कोई डाउट? सेलिंग भी है, मार्केटिंग भी है और एडवर्टाइजिंग भी है। लेकिन वहां तक जाने के लिए मार्केटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 3 चीजें हैं यहाँ इंपॉर्टेंट आपके लिए। एक तो मार्केटिंग के फंक्शंस हैं, एक मार्केटिंग की फिलॉसफीज हैं, और फिर मार्केटिंग मिक्स है। तो हम पहले 2 चीजों के बारे में बात करते हैं। 2 में भी इनफैक्ट आज मैं सिंपल सी बात करता हूँ। जैसे हमने 4 फंक्शंस की बात की है, तो मार्केटिंग में दीज आर कॉल्ड 4 P's। इसको हम बोलें तो ये हमारा बन जाता है आपका मार्केटिंग मिक्स। मेजर पोर्शन आज की डेट में मार्केटिंग मिक्स ही है, और मार्केटिंग मिक्स को एनसीईआरटी में 2 तरीके से डिफाइन किया गया है। One is these are the 4 P's, that is product, price, place and promotion. दूसरे वाला डेफिनेशन क्या है, जो चैप्टर 3 से है? हाँ, partially correct. See, it is about there are certain controllable factors, there are uncontrollable factors. So a combination of controllable and uncontrollable factors, wherein through controllable factors, how does a company or an entity prepares its market offering, that is called marketing mix. I'll repeat myself. NCERT में लिखा हुआ है, मैं कोई हवा में नहीं पढ़ के बता रहा हूँ। It's a combination of controllable and uncontrollable factors to which an entity creates its market offering. तो अब सवाल आता है market offering क्या है? और elaborate करो और example बताओ जरा, फिर हम practical बातें करेंगे अभी जरा देखो। मैं मार्केटिंग मिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ अब मैं बात कर रहा हूँ मार्केट ऑफरिंग की। जो कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं वो प्रोडक्ट ऑफर करना।
तो मार्केट सर्वे है, मार्केटिंग सर्वे है, मार्केट में क्या बिकेगा। मैं बात कर रहा हूँ मार्केट ऑफरिंग की। व्हाट इज अ मार्केट ऑफरिंग? potential that is market. एवरी मार्केट, अच्छा मार्केट में बिकेगा क्या क्या, चलो फिर ये बता दो। नहीं, मार्केट में क्या बिकता है? कैन वी सेल एनीथिंग इन मार्केट, या वी कैन सेल सम थिंग्स इन द मार्केट ओनली? इलैबोरेट मैम, ऐसी ऐसी कुछ चीजें जो मार्केट में तुमने बिकती हुई देखी हो। लीगल इलीगल दोनों चलेंगी, हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ में लॉ नहीं समझना। एग्जाम्पल बताओ, सड़े हुए आलू बिकेंगे मार्केट में? हाँ बिकेंगे, और कौन खरीदेगा? Where do rotten potatoes sell in the market? क्या? सड़े हुए आलू, सड़े हुए बीज से अच्छी फसल आ जाएगी। ओ भाई साहब गुड मॉर्निंग। पोटैटो जूस कौन पीता है? उनके तो जैम भी बनता है, केचप भी बनते हैं, चटनी भी बनती है। मैं तो सिर्फ कौन सी, नहीं अब खुल के बात करना। अब सही डायरेक्शन में, आंसर सही है, 100% सही है। बट विच टाइप ऑफ अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड बाय रॉटन पोटैटोज? एक यूथ पता तो होगा। बेटा फेयरवेल पार्टी करके आए हुए, मुझे मत बताओ किसकी फेयरवेल पार्टी, कौन से तुम बड़े मंदिर में करते हो, वो भी मुझे पता है। हाँ जी मैडम, एनी आइडिया? इट इज अ फीमेल ड्रिंक बेसिकली। वो देख आंसर आ गया, वैसे पता नहीं है। देख मैं तो आंसर बोलूंगा भी नहीं, वो देख वहीं से आएगा जहां जो कह रहा है मुझे नहीं पता। देख आंसर भी आएगा, वोडका। इट इज कलरलेस, टेस्टलेस, फ्लेवरलेस। It is generally referred to as female drinks क्योंकि women उसको फ्रूट जूस में डाल के पीती है, एंड हम पीते नहीं। कॉमन है बेटा, बहुत कॉमन बात है ये। ये देख अभी पता नहीं था हम पीते हैं ना, आंसर आएंगे। हाँ हाँ नहीं, ऐसा अगर मान लो अब हम इंडियन फैमिलीज में ना कॉमन सा ट्रेडिशन है, हम किसी के घर जाते हैं या हमारे घर आता है तो हम क्या बोलते हैं, कुछ लोग आप बोलोगे चाय वगैरह या कुछ और भी, और नॉर्मली आंसर क्या आता है? कुछ भी। गूगल में निकालिए जरा, बताइए इसको कुछ भी क्या है। इट इज अ लिकर डेवलप्ड बाय अ इंडियन लेडी लॉन्च्ड इन लंदन मार्केट स्पेसिफिकली फॉर इंडियन कस्टमर्स। क्योंकि बीमारी है हम लोग को, कुछ भी चलेगा, तो शी ब्रिंग्स इन कुछ। यस मैम, फाइंड करो गूगल में, निकाल दिखाइए भैया, दिखा जरा इसको जो कह रहा है। कुछ भी, KUCHBHI, कुछ भी। यार पता नहीं तुम कौन सी दुनिया में जीते हो, वैसे कहते हो मैं पता नहीं, फिर अच्छा सर वोडका आया, लिकर ड्रिंक बाय इंडियन प्रमोटर इन लंदन मार्केट। हाँ नेटवर्क का इशू, अभी मैं ऑन ही नहीं कर रहा हूँ मेरा। आ गई, मिल गई। कुछ नहीं भी है और कुछ भी है, दोनों आ चुके हैं, ये बाद में आया है। कुछ भी इज द लिकर ड्रिंक, यस, सिंगल मॉल्ट। देख वैसे हम पीते नहीं, दिखा दे भाई, है इतना इंटरेस्ट आ रहा है, क्या बात है, राइट। मार्केट ऑफरिंग की बात समझ में आ रही है कुछ यहाँ पे? कुछ नहीं है, कुछ नहीं भी और कुछ भी है। दिखा दूंगा मैं, अभी यहाँ नेट नहीं है। अभी आई थिंक एक दिन मैं तुम्हारी ऑनलाइन क्लास लेने वाला हूँ, उस दिन मैं मेरे लैपटॉप से तुम्हें चीजें दिखाऊंगा। फिर बहुत सारी यहाँ मार्केटिंग में तो एग्जांपल्स ही चलने वाले हैं बेसिकली। कुछ भी चलेगा, जनरल फ्रेजेस कुछ भी चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, तो दोनों में ही है। मार्केट ऑफरिंग पे अगर हम बात आए, तो जो मैंने तुमसे 3 दिन पहले पीछे बॉय से पूछा था, व्हाट विल बी योर टू बी वाइफ, वो तुम्हारी मार्केट ऑफरिंग है ना, कि हमें ऐसा कुछ चाहिए। जो हम ऑफर कर रहे हैं, वो जो हमारी डिमांड की, जो हमें, जो तुम्हारी वाइफ जैसी होनी चाहिए, वो तुम्हारे लिए, जो तुम्हारा नाई या बीच में पंडित है, वो मार्केट ऑफरिंग लाएगा ना तुम्हारे। पहले उसने तुमसे तुम्हारी रिक्विजिटनेस पूछा है। हम डिमांड प्रोडक्ट उसमें आते हैं तो हम डिमांड करेंगे कस्टमर। ऑब्वियसली बात, फर्स्ट सी मार्केट चैप्टर 12 मैंने क्यों बोला,
अच्छा हाँ, ये एक चीज मैं इसीलिए यहाँ आया था। सी मार्केटिंग कस्टमर के बिना मीनिंगलेस है। तो हाउ डू वी डिफाइन कस्टमर? हमने पोटेंशियल कस्टमर की बात कर ली, एक्चुअल कस्टमर की बात कर ली, लेकिन कस्टमर का मतलब क्या है? करेक्ट। मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है फिर? मार्केटिंग के फंक्शन में एक सबसे कस्टमर की नीड और वांट को आइडेंटिफाई करना और सेटिस्फाई करना। आइडेंटिफाई करोगे वहीं पे मार्केट ऑफरिंग बनेगा। तो एक कस्टमर की नीड या वांट है क्या, कैसे पता लगेगा? एग्जाम्पल दो इसका मुझे, और क्वेश्चंस पूछ के, मार्केट एनालिसिस करके, टेस्ट मार्केटिंग करके, या कुछ डेमो प्रोडक्ट्स लॉन्च करके। बट हमें हमारे जो बॉस थे उन्होंने कस्टमर की सिर्फ ये डेफिनेशन सिखाई जो मैं एमबीए तक में सिखा देता हूँ, कस्टमर। कस्टमर ये जो आपके टेक्निकली आप कष्ट की बात कर रहे हो, यही आपके नीड और वांट बनते हैं। तो मार्केटिंग क्या कर रहा है? प्रोडक्ट बेच रहा है। यही मार्केट ऑफरिंग है। सारी मार्केटिंग का निचोड़ दे रहा हूँ तुम्हें इस एक लाइन। अगर ये फंडा समझ में आ गया, मार्केटिंग में तुम्हारा कोई क्वेश्चन, सी नीड इज विच इज कॉमन टू एवरी ह्यूमन बीइंग। रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन और हमारा हेल्थ केयर इसमें आ जाता है पिछले 2 साल के बाद। बेसिक एसेंशियलिटीज, चाहे अमीर है, गरीब है, इंडियन है, यूएस है, अमेरिका है, कहीं है, सबको ये नीड्स कॉमन है। हाँ, वो बात अलग है कि अब तुम गेहूं की रोटी खाना चाह रहे हो या मक्के की या बाजरे की। ये मक्का या बाजरे की बात करूं, अब हिमाचल प्रदेश के मक्के की रोटी खाओगे तो वो कैसी होगी? यही नीश मार्केट है। वहां का जो माउंटेन्स का मक्का होता है वो व्हाइट कलर का, यहाँ का येलो होता है। स्वीट कॉर्न अमेरिकन का आटा नहीं बनता, उसमें तुम्हें कॉर्नफ्लोर बनता है जो तुम फ्रेंच फ्राइज पे खाते हो। अब बात समझ में? नीश मार्केट भी बता दिया, नीड भी बता दिया, कष्ट भी बता दिया, मार्केटिंग और मार्केट ऑफरिंग भी समझा दिया। अब वांट क्या हुआ? मेरी बीवी ऐसी होनी चाहिए या मेरा पति ऐसा होना चाहिए। देखो तुम्हारी शादी पे आ जाऊंगा, आई वांट दिस। और जो वांट करते हो वो शादी में कभी पूरा नहीं होता, ये याद है, ठीक है? तो वांट्स आर वेरी स्पेसिफिक इंडिविजुअल नीड्स। ये मार्केटिंग का फंडा है। तो एनी कंपनी which by offering or which through its market offering is able to satisfy needs or wants of the potential or actual customers is bound to be a successful marketing. नीड मतलब ये नहीं, देखो नीड का मतलब है तुम्हें भूख लग रही है। अब उस भूख में तुम्हें दाल चावल मिले या रोटी सब्जी मिले, बर्गर मिले या बिरयानी मिले, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। यू वांट समथिंग टू ईट, ये नीड है। वांट इज कि तुम डोमिनोज पे गए या तुम्हारे सामने सबवे है, वहां जाके तुम बोलो आई वांट दिस टाइप ऑफ अ ब्रेड, ये होना चाहिए, ये सॉस होना चाहिए, ये चीज डालो, ऐसे पैकिंग करके ये। विद स्पेसिफिकेशन, कस्टमाइजेशन। Or desires, wants and desires are same things. ऐसा देखो, need is you want a wife, want is ऐश्वर्या राय या जो भी तुम्हारी आजकल चल रही होगी, अभी आजकल मैंने एनालिसिस नहीं किया। हाँ क्या क्या पहले तो श्रद्धा कपूर बहुत ज्यादा थी तुम्हारे यहाँ इस जनरेशन में, तो वो वांट है, नीड अलग होती है। तभी मैंने बोला वांट्स कभी नहीं फुलफिल होने वाली तुम्हारी शादी में, रखे रखो वांट जितनी रखनी है। सुरभि, अभिनव, कोई डाउट इसमें? नीड, वांट, मार्केट ऑफरिंग, मार्केटिंग, नीश मार्केटिंग, कस्टमर में। कस्टमर को ही हम बायर भी कह सकते हैं, क्योंकि कस्टमर और एक्चुअल यूजर या कंज्यूमर ये दोनों अलग हो सकते हैं। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर की बात है। तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन या कस्टमर प्रोटेक्शन दोनों को लेके चलते हैं। You may be the actual buyer of the products or you may be the user of that product you are provided
प्रोटेक्शन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा? 1986 नहीं है, बुक्स में गलत है अभी भी। एनसीईआरटी इस साल में भी 1986 छाप रही है, जबकि एप्लीकेबल 2019 है, ये ध्यान रखना। नहीं, उन बुक्स में वो नया है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने भी पुराना डाला हुआ है। इतनी है, जरा चेक करके देखना, मैं बताऊंगा। उसका एक कंपैरिजन टेबल है, वो अभी नहीं, वो फ्राइडे सैटरडे में, बाद में हम राइट्स में बहुत स्लाइट वेरिएशन है एक में। मतलब देखो, यहीं से अगर हम कस्टमर की बात करें और कंज्यूमर अपना कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के राइट्स की बात करें, तो टेक्निकली एवरी कस्टमर हैज 6 राइट्स। उल्टा नहीं जाना, सीधे सीधे चलो। अपनी शादी के बारे में सोचो, सबसे पहले राइट टू इन्फॉर्म, पहले पता होगा तभी तो चॉइस करेगा। राइट टू चूज एंड देन राइट टू सेफ्टी, ये 3 बनते हैं CIS या ICS याद रखने के लिए। क्यों? क्योंकि एक ना जोक है बहुत पुराना, जहाँ पे एक दामाद अपनी फादर इन लॉ को शिकायत कर रहा होता है कि मैंने तो आपसे आपकी परछाई चाहिए थी, आपने अपनी बेटी क्यों दे दी? तो उन्होंने कहा तुमने परछाई चाहिए थी ना, अगर समझ रहे होगा। राइट टू इन्फॉर्म मीन्स इन्फॉर्मिंग दी potential customer about the through label। लेवल में क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट का डिस्प्ले होना चाहिए, नाम होना चाहिए, कुछ 8-9 चीजें इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, लाइन से चलो यार लॉजिकली, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, सॉरी इंफॉर्मेशन अबाउट द डिटेल्स ऑफ द मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच, उसका एक्सपायरी डेट, उनका नेट वेट, उनके मेन इंग्रेडिएंट्स, ये कुछ एसेंशियल चीजें हैं जो एज पर लॉ प्राइस भी होना ही चाहिए, MRP इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस रहना चाहिए। See, MRP is maximum retail prices. It has to be inclusive cost of it. क्योंकि MRP के अंदर आप बात करोगे तो ये 2 तरीकों से हो सकता है। MRP as a maximum retail price भी और minimum retail price भी हो सकता है। Minimum जो retail price है उसको हम floor level pricing बोलते हैं, और जो maximum है वो ceiling। तो floor और ceiling दोनों लेवल का आपका प्राइसिंग बनता है। पहली बात राइट टू इन्फॉर्म, देन ये जो एसेंशियल गुड्स हैं, कोविड में आपने देखा हो, उसकी मार्केट कभी भी बंद नहीं हुई, एंड दे आर मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मिनिमम रिटेल प्राइस होता है उसमें। फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, उसके ऊपर वो नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने सीलिंग लगा रखी है, अगर पीछे देखा हो आपने, बहुत सारी मेडिसिन। गोल्ड ले लो, गोल्ड का तुम्हारा मार्केट रेट मिनिमम है ना, कि 18 कैरेट 22 कैरेट इतना, और ये तुम्हारे बाहर मार्केट में तानिश का अलग रेट है, अलग अलग ज्वेलर्स के अलग अलग रेट, डिपेंड करता है, उसके बहुत सारे तरीके हैं, उसके भी हम आगे बात करेंगे थोड़ी और। फिर यहाँ तक पॉइंट। देन कम्स राइट टू चूज। Choice can be on the basis of variety, size, color, type, shape। अब अगर आप जैसे बहुत सारी प्रोडक्ट्स को इस वक्त इंडिया में देखो, इंडिया में कहीं भी देखो, सैशे में वही प्रोडक्ट आपको आज की डेट में, मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि ऑलमोस्ट 1 रुपए के सैशे में तुम्हें सब कुछ अवेलेबल है, 1 से 5 रुपए। सेम नेम अ थिंग which is not available in 1 rupee 5 rupee सैशे, अगर बता सको कोई ये अवेलेबल है भाई साहब। आप गुड़गांव के लिकर टाउन में जाओ, आपके वहां पे जापानीज लिकर टेट्रा पैक में और सैशेस में अवेलेबल है, सैशे में भी अवेलेबल है सैम्पलिंग के लिए। बहुत सारी चीजें हैं 1 रुपए 3 रुपए में, बिकॉज यही 1 रुपया 3 रुपया अगर आप इकोनॉमिक्स में मनी के चैप्टर में लेके जाओगे, दे हैव बिकम कमोडिटी मनी नाउ। बहुत सारे लोग हैं वो पैसे की वजह तुम्हें वो एक लेयर्स की टॉफी या शैम्पू के सैशे दे देते हैं, तो इट इज ट्रीटेड एज अ कमोडिटी मनी। क्योंकि ये तो आपका सैशे का पैकिंग है, ये इंडिया में 1988 के आसपास आया था, लॉन्च किया गया। और जो फर्स्ट टाइम जो कंपनीज को इंडिया में लेके आई थी, सारी इंडियन मार्केट ने ये बोला था कि तुम बेवकूफ हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि उससे पहले वो प्रोडक्ट स्टील के पैक में मिलता था, अराउंड 50 ग्राम्स 100 ग्राम्स। तो उन्होंने ये 25 पैसे और 50 पैसे की सैशे शुरू किया, एंड एवरीवन वाज लाइक कि आप क्या कर रहे हो।
ये मेरा सवाल है, जवाब आप दोगे कि व्हाट वाज दैट प्रोडक्ट। ऑब्वियस ही बात है। फिर वो इनमें आज भी आता है, बट हाँ। सैशे भी। They were the pioneers to launch this product in sachet packing in market. They were the first one to do so. In fact, उसके एडवर्टीजमेंट बड़े गजब के हैं, अभी भी अवेलेबल है। क्या उसके लिए एक अलग कहानी है। हाँ, टिन में शैम्पू इस वक्त कोई भी कभी भी नहीं आता, खराब हो जाएगा वो, कभी भी नहीं आता वो, हमेशा प्लास्टिक बॉटल में ही मिल रहा है, या ग्लास बॉटल में आता था पहले। बताओ ना, पहले भी तुम्हें वोडका थोड़ी पता थी, फिर आंसर तो वहीं से ही आया था। वोडका पीने के बाद इसको खाते हो तुम, हिंट दे देता हूँ। ये बॉयज की आदत होती है ना, स्मेल नहीं आए तो पान पराग खाते हैं, पान मसाला, पान पराग was the product to launch it. Not tobacco, it is पान मसाला। टोबैको अलग है, वो बाबा या कुबेर का आता है। पान पराग, डीएसपी ग्रुप, धर्मपाल, सत्यपाल, सुगंधी बाबू। हाँ, भारतीय करने की आदत होती है। मैं वो उसको बताना था, तो वो देखो करके दिखा रहा था, वो ऐसे यही तो बता रहा था ना, वो भूलेगी नहीं पेपर में। राघव खाता है ऐसे करके टपकी मार के, कहनी कहनी है ना। यार तुम लोग 12वीं पास हो सही में। मेरे फ्रेंड 6-7 से स्मोकिंग और ये सब खाना शुरू हो गए थे। ये टिन पैक स्कूल में आया करता था क्लास 7-8 में। जिस दिन जिसका डब्बा, मोबाइल फोन कैसे ले जाते हो तुम स्कूल में? कहाँ अलाउड होता मोबाइल फोन? तो मतलब अभी कोरोना के बाद ही लाने दिया था। उससे पहले भी अलाउड नहीं होता था, लेके तो सब जाते। नहीं सर, हमारे में पकड़ लेते थे कुछ लोगों का। ये रायन इंटरनेशनल का जो केस हुआ वो ऐसे ही थोड़ी हो गया। उसमें क्या केस हुआ? रायन इंटरनेशनल अभी 2 साल पहले, और क्लास 9 के बच्चे को इसीलिए तो मारा गया था कि स्कूल सीए बनना है ना और ऑडिटर बनना है तो सारी इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी। तो तुम्हें अपने यहाँ रख लेगी मैनेजर, कोई दिक्कत नहीं। सीए का मतलब ही चमत्कारी आदमी होता है। चमत्कारी या चालाक आदमी या चोर आदमी, ये तीनों ही डेफिनेशन है सीए। मुझे पता है वो सिनोनिमस है उसके साथ नहीं। पान मसाला और तंबाकू में फर्क ये है कि तंबाकू जो है वो आपका पर्टिकुलरली जैसे बीड़ी, सिगरेट, इन सब में डलता है, और जगह पे आप रॉ तंबाकू खाते हो। आजकल अगर आप मार्केट में देखोगे, मैं नाम भूल रहा हूँ, ये देखो पहले और अभी में बैन के में क्या फर्क आता है, मेरे को नाम याद, क्योंकि एक और नाम है मुझे है? ये देख नाम सारे याद आ रहे हैं। वैसे हमें पता नहीं है। शिखर नहीं, वो अलग है, वो पान मसाला है। इनके ये एक्चुअली एक ही पेरेंट कंपनी से है, पान पराग थे, फिर ये अलग हो गया आपका रजनीगंधा, बाबा, ये सब अलग हो गए। शिखर या इन सब में अगर आप देखोगे जो खैनी खैनी वगैरह है, इसमें आजकल वो 2 पैक देते हैं आपको, पान मसाला अलग और तंबाकू का पैकेट अलग। और डिफरेंस नहीं, tobacco is more cancer carcinogenic, chewing of tobacco। ऐसा कि कोविड में भी लिकर और टोबैको मेजर, इसी से ही गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है। ठीक, कई बार मार्केटिंग में फियर साइकोसिस सबसे बड़ी है, आप डरा के रखोगे वो चीज बिकती है। मतलब इसमें मैं बिल्कुल एक ऑफ ट्रैक और बड़ा अजीब सा मार्केटिंग का एग्जांपल दे सकता हूँ आपको कि ये पीछे टेस्ट मार्केटिंग के लिए आईआईएम्स के अंदर उन लोग को एक असाइनमेंट दिया गया था। मैं एक बार नाम भूल रहा हूँ उस प्रोडक्ट का, मतलब हाँ नाम याद आ गया। तो मतलब उनको ये था कि आप इसको मार्केटिंग कैसे करोगे, एक प्रोडक्ट था, ठीक है। तो ये बंच ऑफ पीपल थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली उसको लॉन्च किया, बट वे इन इनोवेटिव वे दे मार्केटेड इट। वो प्रोडक्ट नॉर्मली नहीं बिकता था, बट उस तरीके से वो बहुत बिकने लग गया। हिंट दे देता हूँ, ट्रक के ऊपर नॉर्मली तुमको दिखता है इंडिया में, किसी भी ट्रक को देखो तो वहां वो लिखा हुआ दिखता है, तो उनकी मार्केटिंग फ्री में हो गई थी ऑल ओवर इंडिया। होता है आज भी, एक तो यही होता है बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, हॉर्न मत बजाओ। हाँ, पर बड़े ट्रक या छोटे ट्रक के पीछे जो हाईवेज पे
थोड़ा ऑफ ट्रैक है, वहां हर बड़े ट्रक के पीछे लिखा जाता है रात में डिपर का प्रयोग करें। डिपर क्या है? कॉन्डोम, ब्रांड ऑफ कॉन्डोम। मतलब दे प्लेड विद द साइकी, सबके पीछे लिखा हुआ है। एंड क्योंकि ये इंडिया में पीछे एक सर्वे किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, मेजर एड्स और HIV की डिजीज ड्राइवर्स होते हैं। एंड दे बिकॉज ऑफ देम पूरा का पूरे कई विलेजेस में इस वजह से ये इन्फेक्शन जा रहा था। तो दे वांटेड समथिंग व्हिच कुड हिट एट द लोकल लेवल्स और रूरल लेवल, एंड हाउ एंड मोस्ट ऑफ द ट्रक ड्राइवर्स दे आर स्कूल ड्रॉपआउट्स और इलिटरेट्स इन इंडिया पर्टिकुलर। तो ये IIMs के अंदर एज अ असाइनमेंट प्रोजेक्ट दिया गया था। तो मतलब ये आपको प्रोडक्ट नेम बताना था और उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। तो द इनोवेटिव वे ऑफ मार्केटिंग वाज यूज डिपर एट डिपर बिकेम देयर प्रोडक्ट नेम एंड दे वर एबल, मार्केटिंग जीरो करनी थी, हर ट्रक के पीछे लिखा हुआ है, दे वर एबल टू सेल इट। एंड पर्टिकुलरली जैसा जो इन्होंने बोला यूज डिपर एट नाइट, या रात को डिपर का प्रयोग करें, दैट मेड मोर मीनिंगफुल टू देम। ये हमारा राइट टू इन्फॉर्म के अंदर ही आता है, मार्केटिंग के अंदर की बात। तो राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चूज, चूज में पर्टिकुलरली साइज, वेराइटी, टाइप और कलर। जैसे आप बोलते हो ना लेस ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, 10 रुपए वाला, 20 रुपए वाला, 50 वाला। अच्छा, तुम्हारा टोबैको और पान मसाला की अगर हम बात करें तो नहीं, वो बीटल लीफ है, मसाले में नहीं होता वो कुछ भी। इसमें ये बेसिकली कत्था और बहुत सारी चीजें डालते हैं। ये जो कत्था है, जो तुम्हारी पुष्पराज मूवी आई है, वो इसी पे बनी है। वो जो रेड वुड है वो यही है। सारी मूवी तो देख ली, पता नहीं लगा, वो यहीं से बिकती है। लाल चंदन अलग है, इसमें लाल चंदन के टाइप का, इसमें इसका नाम होता है, अगर आपने दादी नानी को देखा हो तो एक लकड़ी का ना दातून आता था पहले, वो मूवमेंट करते थे। मैंने दातून की बात कर, कुबेर की मैं अरे यार एक्चुअली ये लास्ट ईयर कोविड के बाद ना मैं वो इमेज देख लेता हूँ, वो वर्ड्स गायब हो जाते हैं मेरे। एक बड़ा है ऐसे ना ट्विस्टेड सी एक वुड होती है और उसको आप नॉर्मली मुंह में च्यू करते हो, और जब आप उसको च्यू करते हो आपका पूरा मुंह लाल हो जाता है, जैसे डाबर का लाल दंत मंजन, वो भी सेम चीज है, बट दैट इज अ आयुर्वेदिक मेडिसिन। उसी को बाकी इंग्रेडिएंट के साथ मिलाते हो तो वो पान मसाला बन जाता है। इसमें सौंफ है, आपका सुपारी है और ये सब है। बेसिक पान मसाला या ये जो आपका चुटकी है वो इतना इंजूरियस नहीं है जो ये आपका टोबैको वाला है। अब जैसे बाबा और कुबेर में देखो तो वो पूरा आपको टोबैको देते हैं। अगर बाबा कुबेर आया हो देखा हो तो बाबा कुबेर में भी तंबाकू के देयर आर नंबर्स की, ये 310 है, 180 है, 270 है। जाके देखना पान शॉप पे, मुझे पता है वैसे नहीं। वैसे देखा ना बंडल का नाम होता है 555 है, 270 है, वो भी है, लेकिन टोबैको की भी एक ग्रेडिंग होती है आपकी। ऐसा नहीं है ना, आयुर्वेद में कैन बी यूज्ड एज अ मेडिसिन आल्सो। आप ओपियम को भी गलत हो गए, ओपियम इज अ मेडिसिन। दैट अफीम, वीड, ग्रास, ये देख नाम आएगा अभी वो आएगी भांग और वो सब। ये आपका क्या बोलते हैं, सावन का महीना है तो हरियाणा और इधर अब ये शिव जी पे जो मेन प्रसाद है वो भांग ही चढ़ता है, भांग का गोला। नहीं, ये सावन में ज्यादा चलता है हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में। वो जब ये अपना कावड़ आएगा तो उसमें ये सारा वो प्रसाद में ठंडाई में वही जाता है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, इंडिया में ऐसा कौन सा एक आउटलेट है जो आपको गांव शहर हर जगह मिल जाएगा? एंड इनफैक्ट ये हिंदुस्तान यूनिलीवर ने उस पर एक रिसर्च किया था। मतलब इट इज द नियरेस्ट कांटेक्ट पॉइंट फॉर अ कस्टमर, एंड इनफैक्ट दे आर डूइंग अ हेल लॉट नंबर ऑफ बिजनेस आउट देयर इन नंबर गेम। और वहां अरे सुन तो लो, क्वेश्चन तो पूरा करने दो। तुम्हें भी एक कहानी ना जिस दिन सारे को उस दिन बताऊंगा। मतलब बेसिकली ये एक ऐसी कॉर्नर शॉप, जनरली आपको कॉर्नर्स पे ही मिलेंगी मार्केट में। मैं क्वेश्चन तो पूरा होने दो, तुम अपने आप ऐड ऑन करते जाओ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट इज दिस इज यूजुअली अ कॉर्नर शॉप, एंड आज की डेट में ऑन दिस कॉर्नर शॉप अपार्ट फ्रॉम सिगरेट्स, बीड़ी, यू गेट एवरीथिंग अवेलेबल ऑन दिस शॉप। व्हिच आर दीस शॉप्स और कियोस्क्स?
ग्रोसरी का सब सामान मिलता है इस शॉप पे। वो बात लगा कोविड के बाद तो मैंने केमिस्ट को भी आलू प्याज बेचते हुए देख लिया दिल्ली में। बहुत सारे केमिस्ट शॉप ने वेजिटेबल शॉप भी खोल लिया है, ग्रोसरी वालों ने भी केमिस्ट शॉप कर लिया कुछ कुछ डीडीए मार्केट्स में, एरियाज में। भैया ये जो उसने आंसर दिया, बगल की तुम्हारी पनवाड़ी वाली दुकान, वो रात को भी खुली होती है, सुबह में भी खुली होती है, और आज की डेट में गांव वगैरह में या छोटे टाउन में आप जाओ तो पनवाड़ी की शॉप के सेशे में तुम्हें सब कुछ अवेलेबल है, नेम अ थिंग, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि ये एक एक जो कॉर्नर पॉन शॉप है, जो छोटे से वो कियोस्क में लेके खड़े हुए हैं, दे आर क्लॉकिंग समवेयर अराउंड 10 लाख to 1 करोड़ का सेल करके बैठे हैं छोटे छोटे पांडे जी पान भंडार या चौरसिया पान भंडार। यस, करेक्ट। तो राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चूज, देन राइट टू सेफ्टी। मतलब आप जो भी प्रोडक्ट दोगे दैट शुड बी सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के चैप्टर के पहले ही पेज पे 2 टर्म्स लिखी हुई है, अभी नहीं खोलना, अब बोलने का फायदा नहीं है, 12वीं हो चुकी तुम्हारी। इस पे एक्चुअली डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए हुए हैं कई बार। The older concept was caveat emptor. Caveat emptor means let the buyer beware. प्रोडक्ट लेने के बाद जो कुछ हो रहा है वो बायर की जिम्मेवारी है, बट अब ये चेंज हो गया। दी मॉडर्न कंसेप्ट इज कैवेट मैंडेटर, लेट दी सेलर बिवेयर। ये जब 2013-14 में अमेजन और फ्लिपकार्ट ने इंडिया में $1 बिलियन सेल किया था एक दिन में, तो iPhone 4 लॉन्च हुआ था। तो मुझे मालूम है स्टडीमेट के ऑफिसर गुड़गांव से कई लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग किया, पैसा भेज दिया। आया तो उसमें 10 रुपए की विनगी टिक्की थी या टायल था। तो ये जो वहां वो कैवेट एम्प्टर लगता है, लेट दी बायर बिवेयर, क्योंकि वो पुराने वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर को अगर कंप्लेंट करनी है तो एट दी प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरर करना है। अभी चेंज है, अभी कैवेट वेंडेटर के अंदर क्या है, जो कंज्यूमर ने जहां खरीदा है वो अपने प्लेस ऑफ परचेज, अपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस पे केस करेगा, मैन्युफैक्चरर विल कम आउट। अमेजोन पे ही करेगा। तुम अपनी ये ग्रीन पार्क की यहाँ वाली जो साकेत की तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां जाके करोगे, तुम्हें बेंगलोर या बॉम्बे या उनके हेड ऑफिस में सिंगापुर या यूएस नहीं जाना। जैसे इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को कंप्लाई करना किसी भी बिजनेस एंटिटी के लिए, इज इट मैंडेटरी और वॉलंटरी? इट इज वॉलंटरी, इट इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी अंटिल एंड अनलेस तुम किसी लॉ के अंदर गड़बड़ कर रहे हो। तो यूएस में इट इज मैंडेटरी कि आपने ये प्रोडक्ट आज लिया, इस प्रोडक्ट की पूरी लाइफ में कभी भी तुम्हारा मन किया कि ये प्रोडक्ट खराब है, तुम जाके वापस करो, तुम्हें पैसा वापस मिलेगा। इंडिया में देयर इज अ लिमिटेशन क्लॉज, इट इज देयर इज अ टाइम पीरियड, उतने में अगर नहीं किया उसके बाद आप क्लेम नहीं कर सकते। अमेरिका में लाइफ टाइम है। अमेजोन और उनमें कहने के लिए वो इंडियन लॉ में एप्लीकेबल नहीं है, वो सिर्फ ये कैवेट मैंडेटर की वजह से डाला। तो राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू सेफ्टी, देन राइट टू बी हर्ड है। पहले जब तुम्हारी गलत शादी हो जाएगी तो पहले सुनाओगे ना अपने सास ससुर को कि मैंने क्या मांगा था, क्या दे दी। तो पहले कस्टमर की बात सुनने के लिए अगर आप देखोगे, आज की डेट में हर प्रोडक्ट के नीचे देयर इज अ कस्टमर केयर नंबर या एक वेबसाइट या ईमेल दिया होगा, व्हिच इज अगेन मैंडेटरी। वो रखो या ना रखो एक अलग मुद्दा है। ऐसे ही गवर्नमेंट ने इस अवेयरनेस के लिए अगर आप देखो तो आपका पूरा जो आपके इस चैप्टर के एंड में एनजीओस, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस बना रखा है। तो जैसे जागो ग्राहक जागो केंद्र, बीकाजी प्लेस में तुम्हारा इंडिया का हेड ऑफिस, दैट इज द कंज्यूमर अवेयरनेस सेल फॉर ऑल ओवर इंडिया। तो राइट बी हर्ड। अब जब कंपनी नहीं सुनेगी, राइट टू सीक रिड्रेसल, फिर अब डाइवोर्स के लिए जा सकते। मेरी पीपीटी देखोगे ना, पिक्चर्स यही आती है। तुम्हारी शादी घुमाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ ना बीएसटी में, तुम बोलते जाओ, मैं तुम पूछो डाउट, आंसर्स मैं दूंगा। राइट टू सीक रिड्रेसल में हमारे यहाँ पे 3 tier रिड्रेसल सिस्टम है, मैकेनिज्म है। डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट फोरम है। यही गलती खाते हो। और सॉरी डियर, देयर इज डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन एंड सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल के अंदर बेसिकली अगर आप उनके ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो हायर के ऊपर आप विद इन 30 डेज में अपील कर सकते हो। कंप्लेंट करोगे पहले, फिर अपील करोगे। अब चेंज हुआ, पहले 30 था, अब 45 हुआ। यही फर्क बता रहा हूँ।
कुछ ना लगे नेट एक मिनट ला दिखा तेरी बुक जरा। नहीं दिखा, लियो दिव्या लियो इसकी बुक खींच के ले जरा, ये कंज्यूमर को अवेयर करना पड़ेगा ना, क्योंकि इंडिया में देयर इज वाइड स्प्रेड इग्नोरेंस अमंग द कंज्यूमर। ये जो आप इसकी बात कर रहे हो, तो भाई साहब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पढ़ रहे हो ना तुम, ये तो बता रहा हूँ तुम्हें। हाँ तो ये आउटडेटेड है ना ये। हाँ इसमें बहुत सारे वेरिएशन है। तो राइट टू सीक रिड्रेसल, ये हम इस रिड्रेसल मैकेनिज्म पे पूरी आगे बात करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट 6th इज राइट टू कंपनसेशन, ये अगर है तो कंपनसेट कैसे। इसी के साथ अगर हम लिंक करें तो यहाँ 3 क्वेश्चन और बनते हैं। पहला क्वेश्चन, हु इज अ कस्टमर, हु इज एक्चुअल कस्टमर, हु इज पोटेंशियल कस्टमर, हमने बात कर ली, ये एक ही क्वेश्चन है। इसका रिवर्स उल्टा क्वेश्चन आता है, हु इज नॉट अ कस्टमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सिंपल सी बात है, जहां मैंने यहाँ लिखा है कस्टमर या कंज्यूमर आपके सामने, आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए या लेके किसी और को मतलब पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो, या आपके घर का कोई फैमिली मेंबर यूज कर रहा है, तो आप कस्टमर हो अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के प्रोविजंस, ठीक है। बट इफ यू आर रीसेलिंग इट, तो फर्दर बना के कुछ और उसमें चेंज कर रहे हो। अब जैसे सपोज आपने कोई गाड़ी लिया, आपने सेल्फ यूज के लिए किया तो सही है, अब वो बात लगा कि तुमने उसमें उसका वो नाइट्रो किट विट लगा के यमुना हाईवे पे जाके गेमिंग स्पोर्ट कार रेसिंग शुरू कर दिया और फिर बोले जी गड़बड़ हो गई, तो नहीं, मतलब आप उसको कंपनी की इंस्ट्रक्शंस की तरह से यूज कर रहे हो, रीसेल में नहीं यूज कर रहे हो, कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं यूज कर रहे हो, तो you are not a consumer as per provisions of Consumer Protection Act, ठीक है। अगर सर एक्चुअल बायर की बिना परमिशन के तुम जिस प्रोडक्ट को यूज करें तो भी अलाउड, ठीक है। अब यहाँ एक सवाल और आता है कि what is the scope of Consumer Protection Act? पहली बात, the scope of this act or this statute has a wide scope. Wide scope का मतलब क्या? It is applicable to profit as well as non-profit organizations also. अब यहाँ दो केस स्टडी है, तो मेरे ख्याल आज इतना ही रखेंगे इसको। वो मतलब है कि अब इंटरेस्ट बना हुआ, बट मुझे आज जानना है। तो पहला केस तो ये है, ये आपके पेपर में भी आया हुआ है, 2016 या 17 में आया हुआ है, कि सपोज करो रोहन है, उसने रोल्स रॉयस खरीदी 2 करोड़ रुपए की, 2 की नहीं 5 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी, ठीक है। एंड आफ्टर 1 मंथ ऑफ इट्स यूज, बाय सेकेंड मंथ के मिड में उसको इंजन में से कुछ नॉइजेस आनी शुरू हो गई। तो उसने जहां जिस कंपनी एजेंट्स या डीलर से खरीदा था, उनको कंप्लेंट रिटर्न एप्लीकेशन दिया, उन्होंने उसको थोड़ा सा रिपेयर करके इसको वापस दे दिया। बट आफ्टर 3 months इट again started making noises. Now the question is, which redressal agency should Rohan or Raghav file his customer complaint? तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है? 5 करोड़ या 2.5 करोड़। सर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट तो कहीं है ही नहीं। नेशनल कोर्ट 5 करोड़ तक। अब कई बार पता है क्या होता है, आप गलती से गलत जवाब देके वो सही हो जाता है, और अब यहाँ पे तुम लोग जानबूझ के आंसर आते हुए गलत जवाब दे रहे हो। ये भाई साहब ने आंसर सही दिया, डिस्ट्रिक्ट। लास्ट हो रही है ना भाई साहब एसएसटी में कितने नंबर थे 10th में, मुझे बता दीजिए। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, सुप्रीम कोर्ट। सर 5 करोड़ की वैल्यू थी। हाँ। गुड्स की। तो 2 करोड़ की ले ले तो भी आंसर तो भी डिस्ट्रिक्ट रहेगा। तो कैसे? तो 1 करोड़ तक डिस्ट्रिक्ट में वो होता है ना। और सर नाम विद इन 45 डेज ज्यादा हो गई 3 महीने। ऐसे रट्टे मारे हुए घोट घोट के। देख एक और आ रहा है, हम यहाँ से इतनी देर से कहानी कर रहे हैं, फिर वही कहेगा राम कौन थी सीता कौन था। भाई गाड़ी में दिक्कत इंजन में है, गाड़ी में गाड़ी इंजन की वैल्यू कितनी है? 50-60 लाख। 50-60 लाख। फिर तो ट्रिक क्वेश्चन है, यही एप्लीकेशन है, रट्टे मार रखे हैं तुम लोग ने।
और ये टीचर्स तक ने गलत किया था, पेपर होते ही मेरे पास आ गया, सर आप कैसे कह रहे हो कि वो डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट और नेशनल में जाएगा, तब 2 करोड़ की वैल्यू होती थी। मैं कहा अच्छा मैम ठीक है आपकी बात सही है, बट मुझे एक चीज बताओ, आपको कंज्यूमर कंप्लेंट करने के लिए, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु कैन फाइल कंप्लेंट, एंड उसके बाद आपको कंपनसेशन क्या मिलेगी। पॉइंट इज डिफेक्ट इज इन इंजन नॉट इन कार, बाकी गाड़ी तो सही है। तो वैसे बोलो नॉर्मली 15-20 लाख का इंजन होता है, बाकी भाई सब फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स, इंश्योरेंस और उन सब की कॉस्ट होती है। तो ये इसके अंदर इसकी फाइनर नुएंसेस या बारीकी के पॉइंट है, ये याद रखना। राइट्स समझ में आ गया, कंज्यूमर समझ में आ गया, हु इज नॉट अ कंज्यूमर समझ में आ गया, रिड्रेसल मैकेनिज्म के नाम समझ में आ गए। अब इसमें बात आती है हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, दैट विल बी आवर काइंड ऑफ अ लास्ट क्वेश्चन। कस्टमर खुद कर सकता है, कस्टमर के बिहाफ पे उसका मतलब डिसीज कस्टमर है तो लीगल हायर या उसका लीगल कंसोल कर सकता है, या आपका कोई एनजीओ है वो कर सकता है, अलग अलग कंज्यूमर्स मिलके इकट्ठे होके भी कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट भी कंज्यूमर माना जा सकता है अगर उसने किसी कंपनी से लिया अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। हाँ ठीक है, और उनको रिलीफ क्या क्या मिलेंगे, बेसिकली प्रोडक्ट में अगर डिफेक्ट है तो वो आप उस डिफेक्ट को रिप्लेस या रिपेयर कर सकते हो, या पूरे के पूरे प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकते हो, कंपनसेशन दे सकते हो, रिफंड दे सकते हो, और उसकी जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसको आप बैन कर सकते हो, उसकी सेल को रोक सकते हो, और उस प्रोडक्ट को मार्केट से विड्रॉ भी करवा सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा एक और बहुत छोटा सा लाइन लिखा हुआ है, अभी वो न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक्चुअली उसका प्रोविजन नहीं पता, बट 1986 के अंदर ये था कि 5% ऑफ द कंपनसेशन विल गो टू द नेशनल कंज्यूमर फंड, जो गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया हुआ है, वो जो एंटिटी है उसको फाइल करना रहेगा। ये भी कंफर्म करना है मेरे को, 1986 में तो था ये सब कुछ करने के बाद, अभी भी बता दूंगा इसको चेक करके एक्ट में। और जी पूरा करना है, वो छोड़ना नहीं है हमारे को अभी। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज है, वो ध्यान से समझो पहले आप, कि आपको मान लो कोर्ट में आपने कंप्लेंट करी, ये थोड़ा प्रैक्टिकल केस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे गाड़ी वाला वैसे ये चीज ध्यान से समझो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये लॉ के डिसीजन के लिए एक रेलेवेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कस्टमर ने कंप्लेंट करी एंटिटी के ऊपर, ठीक है, कोर्ट में कस्टमर भी प्रेजेंट है, और वो मतलब जो कंपनी जिस पे केस है, डिफेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट स्टेट किसी में भी हो, और नहीं चाहे सुप्रीम कोर्ट भी हो, सबके अंदर तो रिड्रेसल मैकेनिज्म में तो वही होगा, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट, स्टेट कंज्यूमर कोर्ट एंड नेशनल कंज्यूमर कोर्ट। पहली बात यह है कि अंडर लॉ देयर इज अ प्रोविजन बिफोर द कोर्ट डिसाइड्स ऑन एनी पार्ट, बोथ द पार्टीज की बात सुनी जाती है, कस्टमर को भी, कंप्लेनेंट भी और डिफेंडेंट दोनों होने चाहिए। ठीक है, अब सपोज करो कोर्ट की एक डेट पे कस्टमर था, कंपनी नहीं थी, पहली डेट पे दोनों थे, नेक्स्ट डेट पे कंपनी थी, कस्टमर नहीं था, अगली डेट पे कस्टमर था, कंपनी नहीं थी, या तो दोनों हो या कस्टमर हो, कोर्ट कैन डिसाइड। कंपनी है और कस्टमर नहीं है तो कोर्ट कैन नॉट डिसाइड, क्योंकि नॉर्मली इसमें डिसीजन कस्टमर के फेवर में लिया जाता है इन अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस। ये खास ध्यान देने की बात है। केस भी सर कोई ऐसे नहीं करते, जब करते तो नहीं, अब बहुत केसेस हो रहे हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल और दे सकता हूँ कि आज से अभी ऑलमोस्ट 4-5 इयर्स बैक आपके युवराज सिंह ने एक बिल्डर पे गुड़गांव में केस कर दिया, क्योंकि उनसे एडवांस मनी और वो सब लिया हुआ था, और उनको फ्लैट का डिलीवरी ड्यू डेट पे नहीं हुआ था, तो उन्होंने बिल्डर के अगेंस्ट केस कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट से उनको कंपनसेशन मिल गई थी कुछ 1.5 या 1.6 करोड़ के आसपास। अब क्योंकि युवराज सिंह वाज अ बिग नेम, उन्होंने किया, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। ऑर्डर आने के बाद बाकी और जितने इन्वेस्टर्स या रेजिडेंट थे उस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए, उन्होंने भी मिलकर उस कंपनी के ऊपर तो ये भी होता है। किसी ने करा था रेड बुल पे,
सर वो माना नहीं था क्योंकि रेड बुल अपने उसमें बोलते हैं ना लाइन में कि रेड बुल गिव्स यू विंग, तो उसमें कुछ ऐसे करा था, लेकिन बस उसे माना नहीं था कोर्ट। ऐसे ही आज से ये मार्केटिंग में एक्चुअली सर्फ एक्सेल ने शुरू में एक एड निकाली थी अराउंड 90s. It washes whiter than white. So the court had questioned what is whiter than white, please tell us. उसके बाद उन्होंने वो एड विड्रॉ कर ली थी. ऐसे ही अगर आप देखो तो काफी क्या कि उसमें लिखा उसने ना पेप्सी में रिवॉर्ड दिया था कि अगर आप 1 मिलियन पेप्सी की कैन पी लो तो आपको वो मिलेगा 5%. उस पे भी बात है, फिर वो 1 मिलियन से 100 मिलियन करना पड़ता है. ऐसे ही यूएस में एक कंपनी ने किया था कि अगर आप मतलब कुछ ऐसे इतनी फ्लाइंग करोगे तो लाइफ टाइम आपको हमारी कंपनी फ्री सर बाद में आया था सर, एक इंसान ने 10,000 फ्लाइट्स करी थी, उसमें से 2-3 हज़ार न्यूयॉर्क की, 4,000 लंदन की. इसके अलावा मुझे अभी एक मार्केटिंग के बंदे ने बड़ी अजीब सी बात बताई है कि अगर आप इधर यूपी या कुछ ऐसे बेल्ट्स में जाओगे जहाँ मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है, वहां आपको सिर्फ स्प्राइट या 7 अप या माउंटेन ड्यू की ग्रीन बॉटल्स मिलेंगी, वहां को पेप्सी नहीं मिलती. ब्लैक नहीं, ब्लैक तो ट्रांसपेरेंट ग्रीन बॉटल है, ब्लैक ही देखिए. ग्रीन कलर तो रिलीजियस सिग्निफिकेंट है, but you will be very surprised to know Middle East या Gulf या African कुछ Islamic countries में they don't drink Coke. क्योंकि कोक को जब आप अरबिक या उस लैंग्वेज में लिख के मिरर में पढ़ते हो तो इट इज समथिंग अगेंस्ट देयर गॉड, तो इसलिए दे बैन इट आउट, दे बैंड इट आउट. तो वो लोग नहीं पीते रिलीजियस सेंटिमेंट की वजह से. ऐसे भी होता है मार्केट में. ऐसे ही बेसिकली आज से काफी टाइम पहले एक एड आती थी जिसमें एक बड़ा बढ़िया हमारे प्रोमिनेंट हीरो टी में से कपड़े डाल के आ रहे हैं, एंड इट वो they were so called that they were the first dip and dry या टिपिकल नाम था, नाम भूल रहा हूँ उसको, मतलब गारमेंट कंपनी थी और उसका ये था कि रिंकल फ्री क्लॉथ्स निकाले थे उन्होंने. अब इन्होंने जो एड दिखाया उसमें वो बंदा सी में से निकल रहा है और पानी में से निकल रहा है और उसकी शर्ट ड्राई है, तो लोगों ने भी वैसे ही कपड़ों को पानी में धोया. अब इंडिया में यूं तो टांगते नहीं, तो रिंकल की वैसी तैसी वो नहीं थी. फिर वो एड भी विड्रॉ हो गया था और इनफैक्ट वो प्रोडक्ट भी बैन हो गया था. प्रोडक्ट नेम वाज टैमरिंड, जो इनके ब्रांड एम्बेसडर थे वो थे ऋतिक रोशन. ना ऐड दिखेगी तुम्हें ऐसी बहुत, मतलब मार्केटिंग में तो इतने हजारों एग्जांपल और इतने केसेस हैं तुम सोच भी नहीं सकते. आई थिंक कंज्यूमर प्रोडक्ट. हाँ जी, गोवा में कोई क्रिएटर तो बहुत आ गया. क्या चीज? गोवा में सर कार रेंट करते ना. हाँ, सर गोवा में बाइक्स और गाड़ी. सर उसने कार रेंट करी और बीच में घुमा रहा था, है ना, और घुमाते घुमाते उसने पानी में गलती से चली गई और वहां गाड़ी उलट गई. अभी रिसेंटली हुआ था क्रेटा. मैं तो कल ही गोवा में बात हुई, आज सुबह भी हुई है. इनफैक्ट मेरा फ्रेंड वहीं गए हुए हैं वहां. कॉम्पनसेट करा हो किसको? कंपनी को या कंपनी ने कस्टमर? जिन्होंने रेंट करी है उनको तो पूरा देना पड़ता है. तो आई थिंक कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आई थिंक मोर और लेस वी आर काइंड ऑफ ऑल डन. मैंने बोला था बुक लाने के लिए पहले से. सी मैं प्लानिंग पढ़ाता नहीं हूँ, पहले ही बता के चलता हूँ, क्योंकि अब पता है कि हमने बेसिक्स कर लिए, किस लिए? कस्टमर कर लिया. मार्केटिंग क्योंकि दिव्या ने थोड़ा बोला था, तो बेसिक आपको मार्केटिंग और सेलिंग की बात करनी. मार्केटिंग पीस के अंदर हमने थोड़ा सा, क्योंकि हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जा रहे थे तो हम उधर चले गए. नेक्स्ट क्लास में टेक्निकली हम मार्केटिंग मैनेजमेंट ही करते हैं, तो ताकि तुम्हारा बुक 2 हाफ डन हो जाएगा तो सिर्फ फाइनेंस हमारा रह जाएगा. तो कोशिश करके आई थिंक बुक को नेक्स्ट 2 या 3 क्लास में रैप अप करते हैं, तो वी आर लेफ्ट विद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग. ठीक है, कल शायद मेरे ख्याल ऑफ रहेगा मेरा, मैं नहीं हूँ शायद, जाके देखते हैं क्या. टेस्ट तो आज कोई दिक्कत नहीं, जैसे बोलो. जब इसकी पहली ऐड आई कल क्लास